और अब वक्त हुआ है हमारे खास शो न्यूज मेकर का। सीरिया एक बार फिर जंग में झुलस सकता है। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में हमला किया है, जिसके बाद इस बात का खतरा बढ़ गया है कि मिडिल ईस्ट में जंग का एक नया मोर्चा खुल सकता है। आखिर क्यों नेतन्याहू सीरिया पर हमला कर रहे हैं? बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान क्या है? और क्या सीरिया के मैदान में अमेरिका और रूस फिर आमने सामने आ सकते हैं? इस बार के न्यूज मेकर में आइए जानते हैं। ये तस्वीर मिडिल ईस्ट में जंग का नया मोर्चा खोलने का ऐलान है। दिन दहाड़े सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा के घर और सीरिया डिफेंस फोर्स के मुख्यालय के पास हुए इस एयर अटैक के बाद मिडिल ईस्ट हमेशा के लिए बदल सकता है। अल शरा के घर पर इजरायली जेट्स ने हमला किया। धमाके के साथ एक संकेत भी कि मिडिल ईस्ट का नक्शा एक बार फिर बदल सकता है, और इस बार शायद इजरायल की शर्तों पर। इजरायल के इस हमले के पीछे है दक्षिण सीरिया में 13 जुलाई से हो रही हिंसा, जिसमें अल शरा की सेना के सामने हैं दक्षिणी सीरिया के माइनॉरिटी द्रूज। तेरह जुलाई को सब्जी बेचने वाले एक द्रूज को स्थानीय बेदोई कबीले के कुछ लोगों ने अगवा कर लिया, जिसके बाद बेदोई और द्रूज में भयानक हिंसा हुई। इस हिंसा के बाद बेदोई लड़ाकों को भी किडनैप कर लिया गया, हालांकि उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। इजरायल का कहना है कि दक्षिण सीरिया का वो इलाका जहां से उसका बॉर्डर शुरू होता है, वो इस झगड़े के बाद उग्रवादियों का गढ़ बन सकता है, जो इजरायल की सुरक्षा के लिए खतरनाक होगा। मैं इस वक्त इजरायल और सीरिया के बॉर्डर पर स्थित हूं, जहां पर इजरायल की सीमा खत्म होती है और सीरिया की सीमा शुरू होती है। आप सामने में इस फेंसिंग को देखिए, ये इजरायल की पहली फेंसिंग है, बीच में नो मैंस लैंड है, और उसके बाद दूसरी फेंसिंग है, जिसके बाद इजरायल का इलाका खत्म हो जाता है और सीरिया का इलाका शुरू होता है। सामने में जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये सब गोलन हाइट्स की पहाड़ियाँ हैं, और इसके साथ है वो माउंट हरमन, जिसकी गोद में ये जगह स्थित है। गोलन हाइट्स पर इजरायल पहले भी दावा करता आ रहा है, और माना जा रहा है कि सीरिया के नए राष्ट्रपति अल शरा गोलन हाइट्स पर दावा छोड़ सकते हैं, यानी इसे इजरायल को दे सकते हैं। इसके बाद भी इजरायल का हमला जंग का एक नया मोर्चा हो सकता है। पहले हमास के साथ उनका कॉन्फ्रंटेशन इतने दिनों से चल रहा था, फिर ईरान पे उन्होंने अटैक किया, अब सीरिया पे किया। अलग अलग कारण हैं तीनों के, लेकिन लग रहा है कि वो एक ये नया मोर्चा खुल गया। एक एंटी इजराइल सेंटिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पूरे मिडिल ईस्ट में। जिस इलाके में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है, उसे स्वेदा प्रांत कहा जाता है। यहाँ पर द्रूज माइनॉरिटी काफी संख्या में है, इनकी अपनी फोर्स भी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इजराइल में द्रूज की करीब 1.5 लाख की आबादी है, और इनमें से कई इजराइल की सेना में अधिकारी भी हैं। एक हफ्ते में हुई हिंसा के बाद इजराइल में रहने वाले कई द्रूज अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए सीरिया पहुंच गए हैं। इजराइल अब सीरिया की फोर्सेस से स्वेदा प्रांत से दूर रहने को कह रहा है।
इसके पीछे असल वजह है इजराइल का दावा। इजराइल गोलन हाइट्स पर दावा करता है। उसका कहना है कि ये इलाका उसने 6 दिन की जंग में जीता था। सिर्फ गोलन हाइट्स से नहीं, इजराइल इससे जुड़े कुछ और इलाकों पर सीरिया की फोर्स को दूर रखना चाहता है ताकि एक बफर जोन बनाया जा सके। नेतन्याहू का नया मैप सीरिया के नए इलाकों को शामिल करके ही बनेगा। 6 डे वॉर यानी 1967 में मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान की साझी सेनाओं को इजराइल ने सिर्फ 6 दिन में हरा दिया। इस जंग में इजराइल ने लेबनान से गोलन की पहाड़ी वाला इलाका, जॉर्डन के कब्जे से पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक इलाका, मिस्र के कब्जे से सिनाई और गाजा यानी पूरा फिलिस्तीन छीन लिया। सीरिया के इसी गोलन हाइट्स वाले इलाके पर इजराइल पूरी तरह से नियंत्रण के लिए दिसंबर से ही हमला कर रहा है। खुद अल शरा का दावा है कि इजराइल जानबूझकर सीरिया में अराजकता पैदा करना चाहता है। असल में इस टकराव के पीछे कुछ लोग ग्रेटर इजराइल की अवधारणा को भी मानते हैं। ग्रेटर इजराइल का जिक्र पहली बार ज़ायनिस्ट मूवमेंट शुरू करने वाले थियोडोर हर्जल की 1898 की एक डायरी के पन्नों में आता है। ग्रेटर इजराइल एक विवादास्पद अवधारणा है जिसका आधार बाइबल की वो भविष्यवाणी है जिसमें कहा गया है कि भगवान ने अब्राहम और उनकी संतानों को मिस्र की नदी नाइल से लेकर बड़ी नदी यूफ्रेटिस तक का क्षेत्र देने का वादा किया। इस धार्मिक सोच के अनुसार इजराइल की सीमाएं सिर्फ वर्तमान इजराइल तक सीमित नहीं हैं। 1919 में जब पहले वर्ल्ड वॉर जीतने वाले ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान हारने वाले ऑटोमन और जर्मन साम्राज्य के इलाके बांट रहे थे, उस समय ऑटोमन साम्राज्य में आने वाले लावांत का भी बंटवारा हुआ और बंटवारा हुआ लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर। यह वही दौर था जब सबसे पहले भविष्य के यहूदी देश की अवधारणा भी रखी गई। ऐसे ही एक शख्स थे ज़ेव जेवोटिन्स्की जो इजराइल की अवधारणा में कट्टरपंथी माने गए। इन्हीं के विचारों पर बनी लिकुड पार्टी। बेंजामिन नेतन्याहू इसी लिकुड पार्टी से प्रधानमंत्री बने हैं और इसी ग्रेटर इजराइल की विचारधारा को द्रूस का नाम लेकर सीरिया पर हमले की वजह माना जा रहा है। जैसे इजराइल जो बिब्लिकल टाइम्स में था, उसका जो स्प्रेड था यूफ्रेटिस रिवर से लेकर नाइल रिवर तक और बहुत बड़ा था उसका स्प्रेड, जो ग्रेटर इजराइल प्लान है वो बहुत और कंट्रीज़ को अफेक्ट करेगा। तो मुझे लगता नहीं कि वो ऐसा कर पाएंगे क्योंकि और कंट्रीज़ भी वहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं, काफ़ी वर्चस्व रखती हैं। हालांकि इजराइल द्रूस की हिफाजत की बात कह तो रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये असल में साउथ सीरिया में अल शरा के असर को कम करने की कोशिश हो सकती है। बेंजामिन नेतन्याहू पहले भी साउथ सीरिया को पूरी तरह से डीमिलिटराइज करने की बात कह चुके हैं। जब अल शरा सत्ता में आए थे उस वक्त भी इजराइल ने साउथ सीरिया के कई इलाकों में घुसने की कोशिश की। सीरिया जिस खेल का मैदान है उसमें और भी खिलाड़ी हैं। अल शरा को जो सीरिया मिला वो बिखरा हुआ है। उत्तर पूर्व सीरिया में कुर्द लड़ाकों को अमेरिका का समर्थन है। ये कुर्द लड़ाके खुद को आजाद मानते हैं। कुछ इलाकों पर तुर्की समर्थक लड़ाकों का कब्जा है। पश्चिमी सीरिया का बड़ा हिस्सा अब हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के नेतृत्व वाले ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के नियंत्रण में है, जबकि लताकिया और टार्टस जैसे क्षेत्रों में अब भी रूस और ईरान की सेनाएं मौजूद हैं। दक्षिणी सीरिया में इजराइल ने एक सैन्य बफर जोन बना रखा है और द्रूस समुदाय स्वतंत्र शासन चला रहा है। वहीं रेगिस्तानी इलाकों में ISIS के छोटे छोटे ठिकाने अब भी सक्रिय हैं। पिछले नवंबर तक जहां बशर अल असद रूस के समर्थन से सीरिया के राष्ट्रपति थे, सत्ता पलट के बाद वो रूस में ही छिपे हुए हैं। लेकिन ये शख्स जिसे अमेरिका ने कभी ISIS का आतंकी माना था, अब सीरिया के राष्ट्रपति की कुर्सी पर है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसी अल शरा की तारीफ भी कर चुके हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस को बाहर करने के बाद अमेरिका सीरिया में निवेश करना चाहता है।
ताकि अरब के इस बेहद अहम हिस्से पर अपना असर बढ़ाया जा सके। रूस अब भी सीरिया में कई हिस्सों में अपना दखल रखता है, लेकिन अल शरा अरब में दूसरे अमेरिकी साथियों के करीब जाते नजर आ रहे हैं। यानी अमेरिका और रूस के बीच एक और फ्रंट खुलता नजर आ रहा है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि आखिर अमेरिका के साथ खड़े होने वाले अल शरा पर अमेरिका के ही साथी इजराइल ने हमला क्यों किया? इजराइल के डायस्पोरा अफेयर्स मंत्री अमिचाई चिकली ने तो शरा की हत्या तक कर देने की बात कही। हैरानी की बात यह भी है कि इससे कुछ दिन पहले शरा पर जानलेवा हमला हुआ। एक शरा के कितने दुश्मन हैं, यह कहना मुश्किल है। कभी आईएसआईएस, कभी हिजबुल्ला और कभी ईरान पर शरा की जान लेने की कोशिश लेने का इल्जाम लगा। हालांकि इनमें से किसी भी इल्जाम पर किसी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन तुर्की ने इन हमलों से शरा को बचाया है। खबर तो यहां तक आई कि इस बार के हमले के बाद शरा चुपचाप तुर्की चले गए। सीरिया के खेल में कई मुल्क शामिल हैं, जो न सिर्फ सीरिया बल्कि मिडिल ईस्ट के बदलते नक्शे पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। हमास के साथ जो इनकी लड़ाई हुई है और एक्सटेंड हो गई, और जो और कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सभी, और सीरिया में जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं, तो ऐसे लग रहा है, और ईरान भी अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश में है, और महाशक्तियाँ जो हैं वो भी वहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में और कायम रखने में लगे हुए हैं। और इन सब खिलाड़ियों में व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप सबसे अहम हैं। बशर अल असद रूस में ही हैं और उन्हें सत्ता से हटाने वाले अल शरा इजराइल के ही निशाने पर हैं। फिलहाल रूस और अमेरिका यूक्रेन के मोर्चे पर आमने सामने हैं। ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली मदद फिर शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ज़ेलेंस्की से ये तक पूछा कि क्या वो मॉस्को तक हमला कर सकते हैं, जिसके जवाब में ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से टोमाहॉक मिसाइल तक मांग ली। सीरिया में भी दोनों महाशक्तियां टकरा सकती हैं। अमेरिका ने सबसे पहले 2014 में आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व शुरू किया। इसका मकसद था सीरिया और इराक में फैले इस्लामिक स्टेट को खत्म करना। इसके तहत अमेरिका ने कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को हथियार, ट्रेनिंग और एयर सपोर्ट दिया। एसडीएफ को आईएसआईएस के खिलाफ जमीनी लड़ाई में सबसे प्रभावी ताकत माना गया। अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में अपने सैन्य बेस भी बनाए, खासकर तेल समृद्ध इलाकों में, ताकि आईएसआईएस दोबारा ना उभरे और वहां से मिलने वाला राजस्व आतंकियों के हाथ में ना जाए। अमेरिका का सीरिया में मौजूद रहना ईरान और रूस को काउंटर करने की रणनीति का हिस्सा है। सीरिया में हुआ है डेफिनेटली पूरा, मुझे लग रहा है यूएस बिहाइंड द सीन्स थे, क्योंकि जैसे सडनली असद की रेजीम को बाहर किया गया और ये जो फॉर्मर एक जिहादिस्ट जिसे कहते हैं, इस्लामिस्ट जिहादिस्ट जो अल शरा हैं, उनको वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया और यूएस ने अनाउंस लिटरली किया, तो मुझे लग रहा है उनका हाथ इसमें ज़रूर रहा होगा। ईरान सीरिया को एक शिया कनेक्शन कॉरिडोर के रूप में देखता है। तेहरान से लेकर बगदाद, दमिश्क होते हुए लेबनान के हिजबुल्ला तक। अमेरिका इसे इजराइल के लिए खतरे के रूप में देखता है और इसे काटने के लिए कुर्द प्रभावित उत्तर पूर्वी सीरिया में मौजूद रहता है। इसके अलावा अमेरिका नहीं चाहता कि रूस और ईरान मिलकर मिडिल ईस्ट की राजनीति में वर्चस्व हासिल करें। इसलिए सीरिया में उसकी सैन्य उपस्थिति एक रणनीतिक लेवरेज पॉइंट भी है। फिर भी हैरानी की बात है कि ईरान और फिलिस्तीन में उलझा इजराइल एक और मोर्चा क्यों खोल रहा है। अपने आप को वो थ्रेटन फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमारे ऊपर बहुत एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि हमें ख़त्म करने की एक मंशा है वहाँ के लोगों की, वहाँ की जो दूसरी रेजीम्स हैं, दूसरे गवर्नमेंट्स जो हैं, सरकार हैं मिडिल ईस्ट में, खासकर ईरान हो गया, सीरिया टू सम एक्सटेंट, क्योंकि वहाँ पे इस्लामिस्ट एलिमेंट्स आ गए हैं। जो इस्लामिस्ट एलिमेंट्स जनरली हम देखते हैं कि वो इजराइल के खिलाफ हैं। असल में ये सारा खेल सिर्फ अल शरा और बेंजामिन नेतन्याहू
इजराइल और सीरिया का नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे और भी खिलाड़ी हैं। बशर अल असद रूस में बैठे हैं और बशर अल असद को हटाने वाले अल शरा, जो कभी आतंकी माने जाते थे, अब अमेरिका के समर्थन से हैं। मिडिल ईस्ट में हो रहे इस बड़े खेल के मैदान में सीरिया की कहानी बेहद दिलचस्प है। सीरिया का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, जहां प्राचीन सभ्यताएं जैसे सुमेर, अक्काद, असीरियन और बेबीलोनियन विकसित हुई। ये क्षेत्र कभी रोमन, फिर बाइजेंटाइन और 7वीं सदी में इस्लामी खलीफाओं के अधीन रहा। 16वीं से 20वीं सदी तक ये उस्मानी साम्राज्य का हिस्सा रहा। फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई तो ये फ्रांस के अधीन एक कॉलोनी बना। 1946 में सीरिया को आजादी मिली, लेकिन इसके बाद दशकों तक तख्ता पलट और अस्थिरता जारी रही। 1970 से हाफिज अल असद और फिर 2000 से उनके बेटे बशर अल असद ने सत्ता संभाली। 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान सीरिया में गृह युद्ध भड़क उठा, जिसने देश को कई हिस्सों में बांट दिया। सरकार, विद्रोही, कुर्द और आतंकवादी ताकतों के बीच आज सीरिया एक बिखरा हुआ युद्ध क्षेत्र है। मुझे लग रहा है अभी इमीडिएट फ्यूचर में तो थोड़ा सा जैसे हालात होते जा रहे हैं और वहाँ पे छोटे छोटे अनरेस्ट होता चला जा रहा है विद इन सीरिया, तो शायद वो फिर अस्थिर हो जाए, लेकिन हो सकता है कि इंटरवेंशन से या सपोर्ट से यूएस के या अदर कंट्रीज के शायद स्थिरता फिर आ जाए। आधुनिक इजराइल जैसा नजर आता है वैसा 1948 में अस्तित्व में आया। इस जगह को यहूदी हजारों सालों से अपनी पैतृक भूमि मानते आए हैं, जिसे बाइबल में प्रॉमिस्ड लैंड माना गया है। प्राचीन इजराइल और यहूदियों के साम्राज्य इसी जमीन पर खड़े थे। सदियों तक यहूदी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले रहे। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे अरब और यहूदी राज्यों में बांटने का प्रस्ताव रखा और 14 मई 1948 को आधुनिक इजराइल की आजादी का ऐलान हो गया। घोषणा के तुरंत बाद ही अरब देशों ने हमला कर दिया और पहला अरब इजराइल युद्ध छिड़ गया। इसके बाद 1967 का 6 दिवसीय युद्ध और 1973 का योम किप्पुर युद्ध जैसे बड़े संघर्ष हुए, जिन्होंने इजराइल के क्षेत्रीय नक्शे को गहराई से प्रभावित किया। क्या मिडिल ईस्ट का नक्शा एक बार फिर बदलेगा? क्या बारूद के ढेर पर बैठे मिडिल ईस्ट में रूस और अमेरिका जैसी ताकतें फिर आमने सामने होंगी? और क्या ये लड़ाई सिर्फ इतनी रहेगी या इसमें और भी खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं? इन सवालों के जवाब में सिर्फ इस मिडिल ईस्ट नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य की भी निगाहें होंगी।